जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे दोस्तों झारखंड बोर्ड का वीकली टेस्ट पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे। और ये जो वीडियो है ना, ये क्लास 8 का जो सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस है, इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी तक हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 का वीडियो हम लोगों ने ले लिया था, और आज हम लोग सेट 3 वाला वीडियो लेंगे, क्योंकि जो भी वीडियो हम ले रहे हैं ना, यहां से प्रश्न आपको हर सप्ताह देखने के लिए आपको मिलता ही है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप सीधे तौर पे सेट 3 का वीडियो देख रहे हो, तो जो सेट 1 और सेट 2 का जो हम लोगों ने वीडियो लिया है वो जरूर देख लीजिएगा। वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करने का पैसा तो नहीं लगता, लेकिन सब्सक्राइब कर देते हो ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आखिर हम लोग जो वीडियो ले रहे हैं ये आप लोगों के लिए ही ले रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा मोटिवेशन उससे मिलता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका जनहित याचिका जिसे बोला गया है PIL। तो पूछा है कि जनहित याचिका का विस्तार क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन। क्या होगा आपका? पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन होता है, यह बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चोरी डकैती के मामले की सुनवाई किस कानून के तहत की जाती है, किस कानून के तहत होता है। तो ये फौजदारी कानून के तहत होता है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि कानून हम लोग को दो भाग में इसको पढ़ना है, एक फौजदारी होता है और एक आपको नॉर्मली कानून होता है। तो उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, अगर आप जानना चाहो, इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बता दूं। तो देखो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि चोरी और डकैती जो होता है ना, वो फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है। तो कानून को दो भाग में हम लोग बांटते हैं। जैसे होता ना कि जैसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक या प्राथमिक क्रिया द्वितीय क्रिया को बांटते हैं ना, उसी प्रकार कानून का एक फौजदारी और दूसरा होता है दीवानी कानून। तो दोनों में थोड़ा बात कर लेते हैं तो समझोगे अगर ध्यान से आप। तो कहा गया कि फौजदारी कानून क्या है। तो ये ऐसे व्यवहार या क्रिया से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। जिसमें क्या होगा, कानून में क्या माना गया? अपराध माना गया। उदाहरण के लिए देख सकते हो क्या है, उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, हत्या। तो ये सारी चीजें जो है ना, जो कि क्या कानूनी रूप से अपराध माना गया, उसे क्या बोलेंगे? फौजदारी कानून। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया चोरी, दूसरा क्या हो गया? दहेज और औरतों को तंग करना। जैसे अभी हम लोग देखते हैं बहुत सारा ऐसा होता है कि दहेज के लिए उत्पीड़न होता है। तो ये सारे जो है फौजदारी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। वहीं अगर आप देखा जाए दीवानी कानून क्या है, तो इसका संबंध व्यक्ति शोषण के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। इसका क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई लोग जिसपे क्या होगा कि जो कानून बनाया गया है उन कानूनों के उल्लंघन से होगा। जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक, है ना, ये सारे जो चीज होते हैं शोषण के अंतर्गत आता है। आप समझोगे ध्यान से मैं क्या बोलना चाहता हूं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर रख लेते हैं। तो ये क्या करेगा कि कहीं ना कहीं उसका जो अधिकार है उसका उल्लंघन करेगा। तो अगर उल्लंघन का बात आएगा जिसमें शोषण होगा किसी प्रकार का, तो वो दीवानी कानून के अंतर्गत आएगा। आगे देख सकते क्या लिखा है कि इससे पहले आमतौर पर प्रथा सूचना या रिपोर्ट या प्राथमिकी FIR दर्ज कराई जाती थी। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करता है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसको प्राथमिकी या FIR बोलते हैं ना, FIR, है ना, तो ये आपको करना होता है। वो करने के बाद फिर क्या होगा कि आपकी पुलिस के द्वारा अपराधी की जांच की जाएगी और जांच होने के बाद फिर अदालत में आपका केस फाइल होगा। केस फाइल के बाद ही आपकी सारी जो चीजें होती हैं इसके अंतर्गत होता है। लेकिन अगर जो है आपका दीवानी के अंतर्गत बात करें तो इस प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार पर मुकदमा दायर कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए याचिका जो है दायर करना होगा, और दायर करने के बाद ही इसमें बाकी काम जो होता है आगे आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ क्या है कि अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह कब होता है आपका, हम लोग फौजदारी में बात कर, लेकिन अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए
अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद हो तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया जो है उसको चुकाए। तो यहाँ पे जो है ना आपको जो है अदालत जो है आपको राहत देता है, दोनों के बीच में समझौता कर सकता है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई आपका समझौता नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो मेन चीज क्या है कि यहाँ सिंपल पूछेगा कि बताइए कि दहेज क्या आपका चोरी, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, हत्या, ये सारा किस में आएगा? तो फौजदारी में। और वही किराया हो गया, जमीन से चीजों को ले लेना हो गया, तलाक हो गया, ये सारा किस में आएगा? तो दीवानी कानून के अंतर्गत आएगा। ये बात आपको याद रखना। तो अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हो कि उच्च न्यायालय के अधीन कौन से न्यायालय आते हैं? तो उच्च न्यायालय के अधीन जो है आपका जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय आपका आता है। तो आपका क्या होगा? जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार रखता है? तो जो उच्च न्यायालय है ना, अपने संबंधित न्यायालय यानी कि जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में क्या करेगा कि जो भी न्यायाधीश रहेगा ना उसकी नियुक्ति कर सकता है, उसके पद में बढ़ोतरी कर सकता है, घटा सकता है ना, या वहां पे छुट्टी देने का काम जो है कर सकता है। कौन कर सकता है? तो उच्च न्यायालय कर सकता है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता जो था वो झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हमारे देश में अभी कुल कितने हाईकोर्ट है? तो हमारे देश में कुल हाईकोर्टों की संख्या कितनी है? 25। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जमीन की बिक्री संबंधी विवाद का मामला किस कानून के तहत आता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था ना, दीवानी कानून के अंतर्गत आता है, जिसमें शोषण का बात आता है, तलाक आ गया, तो इसमें किसमें आएगा? दीवानी कानून के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर क्या होगा? धनंजय यशवंत चंद्रचूड करके जो है इनका नाम है, तो धनंजय यशवंत याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका धनंजय यशवंत चंद्रचूड भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश है? कितने नंबर के थे? तो याद रखिएगा 50वें नंबर के क्या थे? वे मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 31 जो है आपके न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से एक आपका क्या होता है? आपका होता है मुख्य न्यायाधीश, जो कि हम लोगों ने देखा था धनंजय यशवंत चंद्रचूड, और बाकी जो होगा वो 30 जो होगा वो अन्य मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश होते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो एक आपका हो गया मुख्य और 30 क्या हो गया? अन्य न्यायाधीश आपके हो गए। अगला प्रश्न है आपका कि हमारे देश का 25वां उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश का जो अमरावती है ना वहां पे स्थित है। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? तो याद रखिएगा श्री एच जे कन्या। क्या नाम है? श्री एच जे कन्या। ये बात आप नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान के बारे में जानकारी दिया गया है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनहित याचिका की व्यवस्था की गई है? यानी कि PIL, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन। ठीक है, तो किसके तहत है? तो ये अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है इसकी व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो आर्थिक क्रियाएं टोटल 3 प्रकार का होगा, और वो क्रियाओं का नाम क्या है? तो प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। अगला प्रश्न है आपका कृषि योग्य भूमि किसे कहते हैं? तो ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य किया जा सकता है कृषि योग्य भूमि कहा जा सकता है। जिसमें कृषि कार्य कर सकते हैं उसे कृषि योग्य भूमि, और जिसमें कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं वो क्या होगा? गैर कृषि योग्य भूमि। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कृषि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, एक होता है निर्वाह कृषि और एक दूसरा क्या होता है आपका? वाणिज्यिक कृषि। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? तो कृषि का एक ऐसा तरीका जिसमें किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता है तो कृषि कार्य करता है, निर्वाह कृषि कहला जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि ऐसी कृषि कार्य जिसमें मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप कौन सा है? तो आदिम जीवन निर्वाह कृषि, जिसमें आदिम प्रकार के औजार यानी कि प्राचीन काल के औजारों का उपयोग किया जाता है और खेती कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राथमिक आर्थिक क्रिया के 4 उदाहरण लिखने के लिए बोला है। तो जैसे कृषि, मत्स्य पालन है ना, मत्स्य पालन, खनन और पशुपालन, ये सब किसमें आएगा? आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो कृषि हो गया,
आपका मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन हो गया, खनन क्रिया हो गया और पशुपालन, ये बात याद रखिएगा। अगला है आपका चालवासी पशुचरण भारत के किस राज्य में होता है? तो चालवासी पशुचरण जो है भारत के हिमालय प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश, यानी कि मैंने बोल दिया अभी हिमालय प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आपको जो है चालवासी पशुचरण आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के कृषि में फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, बाजार में बेचने के लिए इसका उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है चालवासी पशुचरण के मुख्य उत्पादों का उल्लेख करने के लिए बोला है। तो जैसे देखिए चालवासी जो होते हैं पशु में क्या क्या देगा? तो आपको दूध देगा, साथ में आपको मांस देगा, आपको ऊन देगा और साथ में आपको क्या देगा, खाल देगा। तो चार उदाहरण क्या क्या है, दूध, मांस, ऊन और खाल, ये बात याद रखिएगा। अगला क्या है, रोपण कृषि की मुख्य फसलों के नाम लिखना है। तो रोपण कृषि में रबड़ आता है, कहवा आता है, कोकोआ आता है, चाय आता है, मसाले आता है और नारियल जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा। साथ में केला भी जो है आपका रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, झारखंड की कृषि का स्वरूप कैसा है? तो यहाँ पे जीवन निर्वाह कृषि होता है, यहाँ पे परिवार के लोगों के साथ मिलकर खेती किया जाता है। अगला है दो रेशेदार फसलों के नाम लिखना है। तो कपास और जूट जो है दो रेशेदार फसल आपके हैं। अगला प्रश्न है भारत में गेहूं के 4 प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखना है। तो देखिए गेहूं के उत्पादक राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार आपका आंसर होगा। अगला है विश्व में जूट के प्रमुख उत्पादक देशों का नाम बताना है। तो भारत और साथ साथ में बांग्लादेश जो है आपका वो प्रमुख जूट उत्पादक देशों में से एक है। और अंतिम प्रश्न में बात करेंगे, प्रश्न कृषि विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना। क्या है आपका? खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस चैप्टर के मैंने आपको करवा दिया और इससे पहले आप लोगों ने सेट 1 और सेट 2 ले लिया है, तो वो भी आपको देख लेना है और सेट 3 भी आपने अभी देख ही लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकॉन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।